हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और आज हम लोग कर रहे हैं अकाउंटेंसी डे 3 पार्ट 1, मतलब वीडियो नंबर 1 जो आज आप रिसीव कर रहे हो। हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 5 का प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट हमने चैप्टर 4 के साथ पिछली वीडियो में कर लिया था। ये प्रैक्टिकल पार्ट है और इसमें हम लोग एक छोटे से कुछ एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की कैटेगरी पे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट। कुछ हमारे पास ऐसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं। बाकी के ट्रीटमेंट्स तो पिछली वीडियो में हमने क्लियर किए थे, जो रह गए थे वो प्रैक्टिकल पार्ट में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये वो स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं जिसपे हमको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा और इनका एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखो, मैंने बताया था कि सिर्फ 3 चीजें होती हैं, एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इसके अलावा 2 और हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। खैर वो बात की बात है, अभी के लिए हमारे पास 3 चीजें, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। तो हमको देखना है कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी बिजनेस में है तो उसका इन तीनों में से कहां असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा भी जगह पे असर पड़ सकता है। अभी हमने सारी वही ट्रांजैक्शंस लिए जिनका 2 जगह पे असर पड़ रहा है सिर्फ। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सबसे पहला असर पड़ेगा कैपिटल पे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन वो हमारे इस साल के प्रॉफिट को कम कर देगा क्योंकि ये देना था, दिया नहीं है। और डिटेल में जानने के लिए कि ये टर्म्स क्या होती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि बिना उस वीडियो के तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कैपिटल कम का साइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये खर्चा हमें करना था, हमने किया नहीं, तो मतलब ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। नो मैटर, मैंने बोला था हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, तो खर्चा जब किया जाना चाहिए तब रिकॉर्ड करते हैं। तो ये खर्चा किया जाना चाहिए, किया नहीं किया वो बात की बात है, किया जाना चाहिए और खर्चा है तो प्रॉफिट को कम करेगा बराबर। प्रॉफिट हम इस ट्रांजेक्शन में कहां दिखाते हैं, कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल ही हमारी कम होगी, प्रॉफिट कम होगा तो मतलब कैपिटल कम होगी। फिर दूसरा इफेक्ट कहां आएगा इसका, लायबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन लायबिलिटी कोई एक अकाउंट नहीं होता, लायबिलिटी के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। तो लायबिलिटी के अंदर कौन सा अकाउंट होगा जिसपे फर्क पड़ेगा, हम लायबिलिटी के अंदर एक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसमें ये बैलेंस डालेंगे, जिसकी वजह से इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए कैपिटल में से माइनस होगा और हमारी लायबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि ये खर्चा देना है, दिया नहीं है, इसलिए भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट में अमाउंट जाके प्लस हो जाएगी। अकाउंट में अमाउंट थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा, उसके लिए जरूरी है वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जो हमको अभी करने नहीं थे, अगले साल के थे, लेकिन हमने कर दिए। अच्छा, हमने कर दिए तो क्या इस बार के प्रॉफिट में उनका कोई रोल आएगा? नहीं, लेकिन क्योंकि हमने खर्चे कर दिए तो मतलब हमारे पास से पैसा तो गया होगा। तो पैसा जाने का ही मतलब है, कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो एसेट कम हो रहा है तो मतलब यहाँ पे जो कैश अकाउंट है ना भाई, वो कम हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब खर्चे जो करने नहीं थे पर कर दिए। अब जब खर्चे कर दिए तो मतलब पैसा दिया होगा, पैसा जो दिया होगा वो हमें देना नहीं था लेकिन हमने दे दिया, तो क्या करें। देना नहीं था लेकिन दे दिया तो क्या करें, रिकॉर्ड अब करने की बारी आई है, तो दे दिया, पैसा दे दिया तो कैश हमारा हो गया कम, एसेट बढ़ गया। अच्छा, एसेट यहां भी एसेट कम हुआ, यहां भी एसेट, यहां भी एसेट, 2 अलग अलग अकाउंट में ट्रीटमेंट है। यहां पे कैश अकाउंट हो रहा है कम। और दूसरा इफेक्ट देखो तो यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनेगा जो कि होगा इंक्रीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट बनेगा जो कि होगा इंक्रीज। अब देखो बात चल क्या रही है भाई साहब, आपको यह देखना है कि जो बिजनेस ने खर्चा किया उसका असर कहां पड़ेगा, एसेट में पड़ेगा, कैपिटल पे पड़ेगा या लायबिलिटी पे पड़ेगा। फिर देखना है कि अगर एसेट पे फर्क पड़ रहा है तो एसेट के अंदर कौन से अकाउंट में फर्क पड़ रहा है, अगर लायबिलिटी में पड़ रहा है तो लायबिलिटी के अंदर कौन से अकाउंट में फर्क पड़ रहा है, फिर ये देखना है। और एक बार पता चल गया कि कौन से सब अकाउंट में फर्क पड़ रहा है, फिर अमाउंट देखनी है। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और वो उस हिसाब से प्लस या माइनस कर देनी है। अगर वो चीज बढ़ रही है तो प्लस, कम हो रही है तो माइनस।
जैसे कि हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्रॉफिट बढ़ रहा था तो हमने कैपिटल को प्लस कर दिया, सॉरी प्रॉफिट कम हो रहा था तो हमने कैपिटल को माइनस कर दिया, और हमारा लायबिलिटी बढ़ रही थी तो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट को प्लस कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमारा कैश कम हो रहा था तो हमने एसेट को कम कर दिया। हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट बढ़ रहा था तो हमने एसेट को बढ़ा दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक्रूड इनकम, मतलब ये एक ऐसी इनकम है जो मिलनी तो चाहिए थी पर मिली नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं। अच्छा, जब मिली नहीं तो एसेट का तो कोई ट्रीटमेंट आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि मिलनी चाहिए थी इसलिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बोलो हाँ ना? मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, तो मिली नहीं इसलिए कैश का तो कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन क्योंकि मिलनी चाहिए थी इसलिए प्रॉफिट जरूर बढ़ जाएगा। तो वहां देखो हमने कैपिटल को बढ़ा रखा है, कैपिटल मतलब प्रॉफिट। कैपिटल के अंदर कोई सब अकाउंट नहीं होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर सब अकाउंट होता है। तो कैपिटल हम कर देंगे इंक्रीज क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा असर इसका क्या पड़ेगा एसेट पे? क्यों? क्योंकि भाई ये मिलनी चाहिए थी, तो ये हमारा राइट हो गया, हमारा अधिकार हो गया कि हम सामने वाले बंदे का गला पकड़ के उससे ये पैसा ले सकते हैं। तो जो चीज पे हमारा राइट हो जाता है वो चीज हो जाता है हमारा एसेट, और एसेट के अंदर हम एक्रूड इनकम करके एक अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये सम या ये क्वांटिटी, ये अमाउंट को कर देंगे ऐड, इसकी वैल्यू को कर देंगे ऐड माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट, आपको ये सिंबल से पता चल रहा होगा। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम। जैसे कि ये नाम बता रहा है कि ये अनअर्न्ड इनकम है क्या, तो भाई ये वो इनकम है जो कि हमको मिल तो गई लेकिन अभी हमने इसके लिए काम नहीं किया। मिल गई तो मतलब कैश तो आया होगा, उसी वजह से हमारा एसेट हो गया इंक्रीज। और एसेट के आंसर कौन सा? सब अकाउंट इंक्रीज हुआ मतलब कैश इंक्रीज हुआ क्योंकि कैश आ गया। तो हमारा एसेट हो गया इंक्रीज क्योंकि मिल तो गई लेकिन मिलनी नहीं चाहिए थी क्योंकि अभी हमने इसके लिए काम ही नहीं किया। अब सामने वाला बंदा हमारा गला पकड़ सकता है कि मैंने तेरे को पैसे दिए, सामने वाला बंदा कहेगा हमसे कि मैंने तेरे को पैसे दिए, मेरा काम कर। ये हमारी हो गई ऑब्लिगेशन, ये हम उसका अधिकार हो गया, अब हमारा नहीं उसका हक। तो हम नहीं कह सकते साडा हक, अब ये उसका हक है। तो उसका हक है, हमारी ऑब्लिगेशन है, तो ये हमारी ये हो गई लायबिलिटी। और लायबिलिटी के अंदर क्योंकि सब अकाउंट होते हैं तो कौन सा अकाउंट खुलेगा भाई? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का एक अकाउंट खुल जाएगा लायबिलिटी के अंदर और उसमें हम इसकी वैल्यू को कर देंगे ऐड। समझ में आ गया? ऐसे ही ये तो सिर्फ 4 मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि कैसे हमको सोचना है। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, करना नहीं। सोचना आ जाएगा तो हाथ अपने आप चलेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोचना है। अब इसको करेंगे अप्लाई। आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं और इस इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करके देखेंगे। साइड में थोड़ा सा मुड़ूंगा मैं क्योंकि मेरी साइड में बुक रखी है, मेरे को इलस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन हमसे कहती है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, चलो प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले एक कॉलम बनता है सीरियल नंबर का, फिर एक कॉलम बनता है ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी हमको बोला गया क्वेश्चन में उसको हम रूबरू एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। इस ट्रांजैक्शन के बाद एक बहुत बड़ा सा कॉलम लेंगे हम और उस पर सबसे ऊपर ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ऑलमोस्ट 66% स्पेस आपको यहां चाहिए होगा एक एवरेज क्वेश्चन में। 66% ऑफ दिस कॉलम आपको एवरेज इस एसेट के लिए लेना पड़ेगा, इतना आ जाता है, इतनी जगह ये ले लेता है। और बाकी के 34% में आपको ये एसेट, ये कैपिटल और लायबिलिटी के लिए जगह देनी पड़ेगी। कैपिटल को पहले लिखना क्योंकि कैपिटल के अंदर कोई सब अकाउंट नहीं होता है, लायबिलिटी को बाद में लिखना। अकॉर्डिंग टू मी ये हमेशा फायदा देगा। आगे देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरे में हम अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे छोड़ देते हैं जगह। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो दे रखी है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। जैसे क्वेश्चन में दे रखा ना एज इट इज उतारना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो 70,000 कैश है और कैश कौन से कैटेगरी में आता है? एसेट की कैटेगरी में। तो हम ऊपर लिखेंगे कैश
और नीचे 70,000 लिखेंगे। और कैपिटल के अंदर, बिकॉज ओनर्स फंड है, ये ओनर की कैपिटल है, ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा, स्टार्टेड बिजनेस लिखा है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी, क्यों देखो, पैसा ओनर लेके आया तो उसका हक क्या बनता है? प्रॉफिट लेके जाना। तो अगर वो पैसा लाया तो प्रॉफिट लेके जाएगा। प्रॉफिट किसका? ओनर का। तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ पैसा ही है ना बिजनेस में, अभी तो सिर्फ कैश ही है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लिख देंगे कैपिटल में। कैपिटल में कितना? 70,000 प्लस डैश। अब बाकी यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो, इक्वल टू का साइन इसलिए ही लगाया जाता है ताकि आपको पता चल जाए आपने सही ट्रीटमेंट किया है नहीं। इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड की अमाउंट होनी चाहिए बराबर। ये आपके लिए एक इंडिकेशन है, ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं। इजिकल टू के इधर शुड बी इजिकल टू के उधर। इजिकल टू सिर्फ देखने के लिए नहीं लगाया, इजिकल टू का मतलब है कि इधर वाला पार्ट विल बी इक्वल टू दैट वाला पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमसे कहती है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। एक मिनट के लिए बस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को क्रेडिट पे किया, परचेज मतलब गुड्स आए, तो गुड्स क्या है हमारा? एसेट, तो प्लस स्टॉक लिख देते हैं, गुड्स लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। चलो हम स्टॉक लिख देते हैं। सबसे पहले यहां पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कितना है? वर्थ रुपीज 80,000, सॉरी 18,000। तो 18,000 के गुड यहां पे आपको मिल गए। और ये 18,000 की क्रेडिट परचेज है, तो प्रॉफिट में मतलब हम उसमें तो लिख नहीं सकते, कैश में से तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि पैसा तो हमने दिया नहीं, उधारी हो गई भाई। अब जब उधारी हुई तो हमने जिससे भी माल खरीदा होगा, अब हमारी हो गई एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी उस बंदे की तरफ, तो ये ऐड हो जाएगा लायबिलिटी में। लायबिलिटी में किस साइड ऐड होगा? क्रेडिटर के अकाउंट में। इस साइड ऐड होगा क्रेडिटर के अकाउंट में। तो हम लायबिलिटी के अंदर एक सब हेड बनाएंगे क्रेडिटर के नाम का, और इज इक्वल टू का साइन लगा के यहां पे लिख देंगे 18,000 प्लस डैश प्लस डैश। हो गया, दो लिख ली। अब इसका करते हैं टोटल। टोटल किया करने के लिए यहां पे लगाओ एक लाइन, यहां पे लिखो न्यू इक्वेशन, यहां पे लिखो न्यू इक्वेशन, उतार लो 70,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 18,000। समझ गए? बड़ा प्यार से, मतलब बड़े आराम से समझ में आ गया, इतनी चीज क्लियर है। ऐसे ही करना है भाई, एग्जामों में कुछ है ही नहीं, ये चैप्टर बस यही खत्म है, बस यही समझ लो। ट्रीटमेंट मैंने आपको सारा समझा दिया, अकाउंटिंग टर्म्स आपको सारी क्लियर है कि कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है। बस बाकी अब जो क्वेश्चन बोले वो करता जाओ। तीसरे पे आ जाते हैं भाई। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? तीसरी ट्रांजैक्शन कह रही है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं। इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। हाँ, तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, तो मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर कब आए थे? जब हमने उधारी पे सामान लिया था, उनको पैसा देना था, जब नहीं दिया तो अब दे देंगे, ठीक है चलो दे देंगे। तो उनको हमने पेमेंट करी, उनको देने कितने थे? 18,000। हम कितने दे रहे हैं? 17,500, मतलब 500 रुपीज हम कम दे रहे हैं। और क्रेडिटर हमसे फिर वो मांग नहीं रहा। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि जितने भी पैसे हम कम दे रहे हैं, बचे हुए पैसे क्रेडिटर्स हमसे नहीं मांगेगा। तो मेरा तो फायदा ही हो गया ना भाई। 18,000 की जगह 17,500 दे दिए मैंने, मेरा तो 500 रुपए का फायदा हो गया। फायदा मतलब प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में। लिखो ट्रांजैक्शन। मैंने कहा था 2 या 2 से ज्यादा जगह पे ये ट्रांजैक्शन को, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन असर डाल सकती है, 2 या 2 से ज्यादा। अब ये देखो ऊपर वाली दोनों 2 जगह असर डाल रही थी, ये वाली जो आई हमारे पास ये 3 जगह असर डालेगी। 3 जगह कैसे असर डालेगी चलो देखते हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स मतलब पेमेंट करी होगी तो कैश कम हुआ होगा। कितना कैश कम हो गया? 17,500। 17,500 ही दिए तो 17,500 कैश कम हो गया। स्टॉक में कोई चेंज है? नहीं। क्रेडिटर्स हमारे सारे ही कम हो गए 18,000 के, और 500 रुपए का हमको हुआ था
प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम कर देंगे ऐड इन कैपिटल, प्रॉफिट हम कर देंगे ऐड इन कैपिटल। ये माइनस हुआ है तो इसको ऐसे करके लिखना है, माइनस 17,500 प्लस डैश, मतलब स्टॉक में तो कोई चेंज आई नहीं, 500 रुपए कैपिटल में प्रॉफिट के जो ऐड हुए और 18,000 के क्रेडिटर हुए कम। बेसिकली फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब जितने दे दिए उसके बाद हम एक भी पैसा नहीं देंगे। तो 18,000 को 17,500 दे दिए, उसके बाद हम एक भी पैसा नहीं देंगे। तो जो 500 कम हुए या 500 जो कम दिए वो एक तरीके से हो गया हमारा सारा का सारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमने लिख दिया कैपिटल पे। अब फिर से एक न्यू इक्वेशन करके लिखेंगे, लाइन बना देते हैं यहां पे। 70,000 माइनस 17,500 होता है 52,500 प्लस 18,000, ये हो गया 70,500 माइनस प्लस 0, 70,500 प्लस 0। अब ये देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 70,500 ही आना चाहिए। चलो अब अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। फोर्थ एक और है हमारे पास, सॉरी फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। चलो भैया लिख देते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। तो अब तो साफ साफ पता चल रहा है कि कैश कम होगा, कैश दिया मशीनरी ली, कैश कम हो गया कितना 20,000, तो माइनस 20,000। स्टॉक में कोई असर आया नहीं, लेकिन मशीनरी बढ़ गई, नई मशीनरी आ गई, मशीनरी बढ़ गई। अब मशीनरी क्या है हमारी एसेट, तो एसेट में एक और करके लिख दो मशीनरी प्लस मशीनरी कितनी आई 20,000। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, क्रेडिटर्स कुछ, क्रेडिटर्स तो खैर खत्म ही हो गए तो अब क्या ही लिखेंगे उनका। अब यहां देखो दोनों ही इफेक्ट जो हुए हैं वो इक्वल टू के इस साइड हुए हैं, एक बार माइनस 200 हुआ, एक बार प्लस 200 हो गया, इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 0 हो गया, जितने से प्लस किया उतने से माइनस कर दिया तो 0 हो गया। एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ गया, इक्वल अमाउंट से, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन। अब फाइनली हम एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, लाइन बनाए। न्यू इक्वेशन के लिए 52,500 माइनस 20,000 हो गया 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,500 जो ऊपर से कैरी होता हुआ आया था। और क्योंकि हमारी लास्ट है, इसके बाद और कुछ है नहीं, तो हम इसके बाद भी एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम देखते हैं 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,500। ऐड करके देख लो यही आएगा, 38, 840 और 370 और 500 यही आएगा। बिल्कुल सही है हमारा। लास्ट में हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन क्या थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो लास्ट में सेटिस्फाई हो गई, वो लास्ट में इक्वल आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, पहली दो ट्रांजैक्शन एक साथ लिखनी है, फिर न्यू इक्वेशन, फिर थर्ड, फिर न्यू इक्वेशन, फिर फोर्थ, फिर न्यू इक्वेशन और लास्ट न्यू इक्वेशन के बाद लाइन बना के क्वेश्चन कर देना है, खत्म। यही इक्वेशन है। ऐसे ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखो कैटेगरी के अंदर सब अकाउंट्स, कैपिटल के अंदर कोई सब अकाउंट नहीं होता है, लायबिलिटी के अंदर फिर दोबारा से सब अकाउंट्स आते हैं। तो खैर ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, कोशिश करूंगा अगला वाला क्वेश्चन बढ़ा ले और फिर और ज्यादा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे हम वैसे वैसे करेंगे। उम्मीद तो मैंने यही कर रखी है कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखा होगा। फिर भी अगर किसी ने नहीं लिखा तो फटाफट से लिखो, 5 सेकंड का ब्रेकआउट। चलो तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं आपकी ही बुक की। इलस्ट्रेशन थोड़ी सी बड़ी भी है और क्वेश्चन ने एक और डिमांड किया। क्वेश्चन ने बोला कि मेरे को बैलेंस शीट भी बना के दो, तो कोई नई बात नहीं, हम बैलेंस शीट भी बना देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट जो हमको दे रखा है वो है, Manu started business with cash 1 lakh, opened a bank account and transferred 4 lakh from his saving account. चलो तो हमको दिया हुआ है कि भाई दो चीजें वो बिजनेस में लेके आया है इन दी स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। क्या क्या लेके आया है वो, एक तो वो 1 लाख कैश लेके आया है और 4 लाख बैंक में लेके आया है, जो उसने अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर किया। खैर हमें मतलब नहीं है उसने कहीं से भी कुछ भी ट्रांसफर किया हो, हमें बस इतना मतलब है कि बिजनेस में वो 4 लाख बैंक में लेके आया। ठीक है,
तो पहली ट्रांजैक्शन लिखते हैं, और पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड बैंक ट्रांसफर ₹4 लाख। ठीक है भैया, कैश और बैंक दोनों ही हमारे क्या हैं, एसेट्स। तो हम एसेट्स की कैटेगरी में लिखेंगे कैश प्लस बैंक। कैश के अंदर लिख देते हैं 1 लाख और बैंक के अंदर लिख देते हैं 4 लाख, और ये दोनों ही चीजें क्या बन जाती हैं भाई, उसकी कैपिटल, मतलब 5 लाख की कैपिटल हो गई। लायबिलिटी अभी तक कुछ है नहीं, तो प्लस में डैश डाल देते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। आ जाते हैं अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन पे। सेकंड ट्रांजैक्शन में वो हमसे कह रहा है परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख एंड पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI। तो मतलब उसने क्या किया समझो, उसने एक तो सोहन से बिल्डिंग खरीदी 12 लाख की। ठीक है भैया, सोहन से बिल्डिंग खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है, दो जो करना है करो। तो 12 लाख की उसने बिल्डिंग खरीदी और 10 लाख का उसने लोन लिया। किससे? लोन फ्रॉम SBI बैंक। 10 लाख का उसने SBI बैंक से लिया लोन। ठीक है, 12 माइनस 10 होते हैं 2, तो मतलब 2 लाख कहां से दिया, या तो बैंक से दिया होगा या कैश से दिया होगा। तो जब तक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हम ये मान लेते हैं बैंक से दिया है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन के नीचे फुट नोट में डाल देना, नोट लिख के क्वेश्चन जब खत्म हो जाए तो नीचे ऐसे लिखना NOTE नोट डैश अज्यूमिंग कि सेकेंड ट्रांजेक्शन इज डन थ्रू बैंक। ऐसे करके लिख देना। नंबर टीचर का मूड भी होएगा काटने का तो भी नहीं काट पाएगी। तो क्या लिखा है कि भाई 12 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 2 लाख हम दिए उसने पैसे, हम जो मान रहे हैं कि बैंक से दिए, और 10 लाख का लोन लिया। ठीक है, चलो चालू करते हैं। परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम सोहन एंड पेड ₹10 लाख बाय टेकिंग लोन फ्रॉम SBI। जो क्वेश्चन में लिखा हम वही लिखेंगे। 2 लाख कहां से आए हम ये लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना, ये हमारी बुद्धि है। तो 12 लाख का उसने बिल्डिंग खरीदी, तो सबसे पहले तो बिल्डिंग हमारा एसेट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग, और बिल्डिंग को कर देते हैं हम इसमें ऐड। 12 लाख की बिल्डिंग हो गई ऐड, और क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि 2 लाख रुपए उसने बैंक में से दिए, तो बैंक में से कर देते हैं 2 लाख माइनस। यहां पे क्या कुछ नहीं, तो 0 डाल दो। चलो, कैपिटल का भी कोई लेना देना है नहीं, तो 0 प्लस लाइबिलिटी में क्या कुछ हो रहा है, हाँ लोन आ रहा है। लोन क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको वो लोन वापस करना पड़ेगा, तो दिस इज आवर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर सब हेड बनाओ, लोन फ्रॉम SBI। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह कम है, आप लोग पूरा लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI। लोन फ्रॉम SBI के अंदर में 10 लाख आप बड़े ही प्यार से उसमें अमाउंट लिख देंगे। समझ में आ गया? अब जरा बैलेंस करके देखो, 12 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख हो गया। चलो, तो हमारे नेक्स्ट काम क्या था, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमें को मिलता है 1 लाख का कैश, फिर 4 माइनस 2 लाख मीन्स 2 लाख का बैंक का बैलेंस, 12 लाख की बिल्डिंग इज इक्वल टू 5 लाख की कैपिटल एंड 10 लाख का लोन फ्रॉम SBI। अब जरा 12 प्लस 2 इज 14 प्लस 1 इज 15, 5 प्लस 10 इज 15, तो हमारा 15 लाख दोनों साइड हो गया बराबर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। ठीक है, पे किया है तो भैया क्या किया होगा, अगर इसने पे किया है तो पैसा दिया होगा। अब हम ये मान रहे हैं क्योंकि जब तक लिखा नहीं हुआ तब तक सारी ट्रांजैक्शन बैंक से करी है। पहले लिख लेते हैं, चलो ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। पहले क्या है, पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख।
1,20,000 उसने पैसे दिए कैश से, तो हम मान ही नहीं रहे हैं, दिए तो उसने कहां से दिए होंगे, बैंक से दिए होंगे। 1,20,000 बैंक में से पैसे चले गए। बिल्डिंग में कोई चेंज आया नहीं, क्यों बिल्डिंग में क्यों चेंज आएगा, ना बिल्डिंग आई ना गई, तो बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं। बैंक लोन जो है वो हमारा कम हो गया 1,00,000 से। सर 1,00,000 से क्यों, 1,20,000 से कम होगा? अरे भैया लोन के अगेंस्ट लोन का जो पैसा कम हुआ है वो तो सिर्फ वही होगा ना जो इंस्टॉलमेंट दी है, जो इंस्टॉलमेंट दी है सिर्फ वही तो लोन को कम करेगी। जो इंटरेस्ट दिया है वो तो लोन की अमाउंट में पहले इंक्लूडेड था ही नहीं। ये बताइए 20,000 का इंटरेस्ट जो दिया है क्या वो लोन में पहले से ऐड था? नहीं, इंटरेस्ट तो हम अलग से देते हैं, इंटरेस्ट तो हम अलग से देते हैं, वो तो उसमें ऐड था ही नहीं, लोन की अमाउंट में था ही नहीं। लोन की अमाउंट कितनी थी, 10 लाख, और उसमें से हमने पेमेंट कितनी करी है, सिर्फ 1,00,000 की। इंस्टॉलमेंट लोन को कम करता है, इंटरेस्ट लोन को कम नहीं करता है। अच्छा तो फिर इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कहां करेंगे? अभी तो ये इक्वेशन बैलेंस है नहीं, -1,20,000 और -1,00,000 है, तो 20,000 का कहां कुछ करें? यहां तो आपने 0 लिख के कर दी, बात खत्म। तो बची कौन सी जगह, कैपिटल। क्यों कैपिटल? 20,000 की ये जो अमाउंट है ये कैश में से गई, इसलिए कैश में से माइनस हुआ, और ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगी, ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगी, तो इसलिए जाएगी कैपिटल में। तो कैपिटल में हम लोग क्या लिखेंगे, 20,000। एक ट्रांजैक्शन हो गई, फिर आ जाते हैं अपनी न्यू इक्वेशन पे। न्यू इक्वेशन क्या बनी है हमारी, जरा उस पर नजर मान लेते हैं। 1,00,000 प्लस 80,000, अभी भी पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस 12,00,000 इज इक्वल टू 5,00,000 माइनस 20,000 इज 4,80,000 प्लस 9,00,000 बरोबर। कोई अभी तक डाउट? बता दो, मतलब कैसे बताओगे यार, नीचे कमेंट में लिख के बताओगे ऑब्वियसली। ठीक है, लोन की अमाउंट में से तो सिर्फ 1,00,000 ही माइनस हुआ है, जो 20,000 एक्स्ट्रा दिया इंटरेस्ट के तौर पे वो प्रॉफिट में से माइनस होगा, वो उसने हमारे प्रॉफिट को कम किया है, बदतमीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट रुपीज 1,00,000। 1,00,000 के गुड्स खरीद लिए, किससे, रोहन से, वो भी क्रेडिट पे, तो मतलब क्रेडिटर्स बड़े होंगे, पहले लिख लेते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 1,00,000, या बाय रोमन सोमन वॉट एवर इज द नेम, रोहन, ओके तो लिख सकते हो। चलो क्रेडिट पे परचेज किया तो कैश का तो कोई लेना देना नहीं, बैंक का भी कोई लेना देना नहीं, बिल्डिंग का भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ स्टॉक एक और अकाउंट ऐड हो जाएगा। कितना ऐड करेंगे, इसको थोड़ा संकुचित करके लिखते हैं। कितने का स्टॉक आया, 1,00,000 का, तो 1,00,000 ही हम करेंगे ऐड, और ये क्रेडिटर्स बढ़ा दिए इसने, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लायबिलिटी, तो हम यहां पे प्लस 1,00,000 करके अमाउंट लिख देंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, वरना मैं और थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 0 + 0। चलो हो गया। अब आ जाते हैं अपनी न्यू इक्वेशन पे। न्यू इक्वेशन क्या कह रही है, न्यू इक्वेशन कह रही है कि भाई 1,00,000 का आपके पास कैश है, 80,000 आपके पास बैंक में पड़े हैं, 12,00,000 की आपके पास मशीनरी है, बिल्डिंग है सॉरी, एंड 1,00,000 का आपके पास स्टॉक है। 4,80,000 आपके कैपिटल में पड़े हुए हैं, 9,00,000 का आपके पास लोन बना हुआ है, और 1,00,000 के आपके हो गए क्रेडिटर्स। समझ में आ गया? ऐड करके देख लो, बराबर ही होना चाहिए, होएगा ही। अभी तक तो हम सही ही जा रहे हैं, कहीं गलती कुछ हुई नहीं, हम हर स्टेप पे चेक कर रहे हैं कि इज इक्वल टू बराबर है। नेक्स्ट आता है गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000, मतलब गुड्स वापस कर दिए, रोहन को वापस कर दिए। अब जब गुड्स वापस कर दिए तो एक तो गुड्स में से माइनस होगा, और अब हमको उतने पैसे रोहन को नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि हमने उसका सामान वापस कर दिया। ठीक है, नॉर्मल लॉजिक है, सामान खरीदा था तो देने पड़े थे, अब हमने सामान वापस कर दिया तो अब हमें उतने पैसे उसको नहीं देना पड़ेंगे, तो मतलब क्रेडिटर्स हमारे हो जाएंगे कम। चलो भैया लिख लेते हैं, गुड्स रिटर्न्ड टू रोहन, गुड्स रिटर्न्ड टू रोहन ऑफ
20,000। तो गुड्स रिटर्न टू रोहन, दोनों में से 20,000 को कर दो माइनस। चलो अब फिर से न्यू इक्वेशन लिख लें। आई नो थोड़ा इरिटेटिंग है ये काम, हर स्टेप पे न्यू इक्वेशन लिखना। हम 2-3 स्टेप के बाद भी तो कर सकते हैं ना, इतनी अच्छी तो हमारी मैथ्स है ही। बट ठीक है, अब जब बोला है ये फॉर्मेट है तो अब करते हैं, वरना नंबर काट ले टीचर, फालतू में क्या फायदा। 1 2 3 प्लस 80,000 का स्टॉक है हमारे पास अभी, और 80,000 ही हमको क्रेडिटर्स को देना है। चलो भैया 5 इक्वेशन तक हो चुकी है और बड़ी अच्छी सी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली है। किसी को अभी तक कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, फटाफट जाओ और लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे वो बोलता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। अच्छा भैया, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। जरा इसको लिख लेते हैं पहले। सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू रुपीज इन रुपीज 50,000 टू राम। क्या कहना क्या चाहता है, क्या मतलब है इसका कि भाई 40,000 का सामान हमने 50,000 में राम को बेच दिया। सामान बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, तो स्टॉक तो कम हो ही जाएगा। कितने का कितने रुपीस का स्टॉक कम हुआ? 40,000। बेचा 50,000 में है, लेकिन स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? असल में वो स्टॉक कितने का था? 40,000 का। तो स्टॉक तो 40,000 का ही कम होएगा। डेटर्स हमारा एक और बढ़ जाएगा, डेटर के अकाउंट में, एसेट में हमारा एक डेटर अकाउंट और बन जाएगा। डेटर मतलब वो लोग जिनसे हमको पैसा लेना है, और क्रेडिटर मतलब वो लोग जिनको हमको पैसा देना है। तो अभी डेटर करके एक बंदा आ गया है और उससे हमको पैसा कितने लेना है? 50,000। अरे भाई ये क्या चक्कर है? 40,000 का सामान गया, 50,000 तुम पैसे लोगे? यस, क्योंकि जो 10,000 है ना वो हमारा हुआ प्रॉफिट। सामान बेच के ही तो प्रॉफिट कम आएगा, बिजनेस और प्रॉफिट कहां से आएगा? ऐसे ही तो आएगा। तो ये हुआ उसके लिए रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने बताया था कहां जाता है? कैपिटल में। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो गया कितना? 10,000। और कहीं भी कोई चेंज? नो। इक्वेशन बैलेंस प्लस 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000। चलो इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। सामान बेचा 40,000 का इन 50,000, तो 10,000 का हमारा हो गया प्रॉफिट। न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट। न्यू इक्वेशन हमसे क्या कहती है? न्यू इक्वेशन हमसे कहती है कि 1 लाख का कैश प्लस 80,000 का बैंक बैलेंस प्लस 12 लाख की बिल्डिंग प्लस 80,000 माइनस 40,000 इस 40,000 का स्टॉक प्लस 50,000 के डेटर्स इज इक्वल टू 4,90,000 का प्रॉफिट प्लस 9 लाख का लोन प्लस 80,000 के क्रेडिटर्स। बरोबर 6 पॉइंट हमने कर लिए। 6 पॉइंट तक तो सबको समझ में आ गया है। आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया है। बहुत अच्छा चल रही है बात। चलो 7वें पॉइंट पे चलते हैं। 7वें पॉइंट में लिखा है टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अरे वाह, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से सामान ले गए और बेचा नहीं, घर में जाके इस्तेमाल कर लिया, तो क्या करेंगे भाई? अच्छा, इस चीज को हम कहते हैं ड्राइंग्स। अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कोई एसेट अपने घर लेके जाता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से होती हैं कम, तो कैपिटल में से होंगी कम। ये बात तो क्लियर। क्या लेके गया वो? स्टॉक लेके गया, तो स्टॉक भी हो जाएगा कम। पहले लिख लेते हैं। सेवंथ क्या कहता है? टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। स्टॉक में से कितने का लेके गया वो? 1 2 3 4 1 2 3 10,000। तो माइनस 10,000 फ्रॉम स्टॉक एंड माइनस 10,000 फ्रॉम कैपिटल एज ड्रॉइंग्स।
नॉट एज प्रॉफिट, एज ड्रॉइंग्स, प्लस 0 बाकी सब जगह। और फिर से हम अपनी न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास आई थी। न्यू इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आई है अब, वो है 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000, 40,000 था, 30,000 हो गया, प्लस 50,000 एज इट इज रखा हुआ है, इज इक्वल टू 4,80,000 प्लस 9 लाख प्लस 80,000। क्लियर? न्यू इक्वेशन आ गई। चलो, तो पिछली स्लाइड की न्यू इक्वेशन मैं यहां पे आगे लेके आ चुका हूं और हम 8th ट्रांजेक्शन जो हमने पीछे छोड़ी थी वो देख रहे हैं, जो कि एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट जो कि हमको मिलना चाहिए था पर अभी तक मिला नहीं। क्योंकि मिलना चाहिए था तो मतलब प्रॉफिट तो हमारा बढ़ेगा, तो कैपिटल में तो वो ऐड होगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो इसलिए कैश में हम ऐड नहीं कर सकते, ना ही बैंक में कर सकते। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम एसेट में एक और अकाउंट बना लेंगे एक्रूड इनकम के नाम से। तो चलो वही करते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट जो हमें अमाउंट दे रखी है वो है 5,000 ऑफ रुपीज 5,000। तो कैश में कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, यहां पे मैंने एक और अकाउंट बना लिया है एक्रूड इनकम का, जिसमें हम 5,000 रुपीज को कर देंगे ऐड, और ये 5,000 रुपीज हम बैंक में भी कर देंगे ऐड। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए और कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है तो 0 0, और फिर हम एक न्यू इक्वेशन ड्राफ्ट करेंगे। न्यू इक्वेशन की मैं बात करूं तो ये इक्वेशन अब हमको थोड़ी सी चेंज्ड पिक्चर देगा। ये इक्वेशन हमको पिक्चर जो दे रहा है वो है 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30 लाख, 30,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 4,85,000। ओके, मेरे को 85 को हिंदी में बोलना नहीं आता, थोड़ा सा माफ करिएगा, अगर आप में से किसी को आता हो तो बोल सकता है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, ये हम इसका अमाउंट कितना है, ₹20,000। तो अब बात सुनो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्या ये पैसा हमको मिलना चाहिए था? नहीं। क्या ये पैसा हमको मिल गया? हाँ। तो क्या करें, क्योंकि पैसा मिल गया तो कैश में तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, कैश में ऐड कर दिया। अब क्या करें? अच्छा, जो पैसा मिल गया जल्दी, क्या वो हमारी लायबिलिटी है? क्योंकि अभी हमने उसके लिए काम नहीं किया तो काम करना पड़ेगा। तो जब मैंने आपको बताया था कि अनअर्न्ड इनकम, पिछली स्लाइड में बताया था ना, अनअर्न्ड इनकम का क्या केस होता है, वही केस यहाँ पे है। हम लायबिलिटीज के साइड में एक और अकाउंट बनाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का, और उसके अंदर ये अमाउंट लिख देंगे कितना, 20,000। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सब पे हम लगा देंगे 0 0। अब क्या है, वही फिर से न्यू इक्वेशन निकालो। अब न्यू इक्वेशन में हमको क्या मिलेगा, 1,20,000। बहुत देर बाद हमारा कैश बदला गया। बैंक हालांकि वही है, बिल्डिंग तो स्टार्टिंग से यही चलती आ रही है, स्टॉक में भी हमने बीच में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है, डेटर्स भी हमारे लेट जुड़े हैं, 5,000 का अमाउंट तो अभी आया है, 4,85,000 is as it is, 9 lakh is as it is, 80,000 is also as it is, 20,000 अलग से आ गए। ओके, लास्ट जो हमारे पास है वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम हमारा क्या था, ऊपर देखो जरा, ऊपर देखो। राम हमारा क्या था, राम वॉज आवर डेटर। राम वॉज आवर डेटर, और डेटर से कितना पैसा आ गया, ₹10,000। अभी और कितना आना है, 40,000। अच्छा, ये 10,000 आ गया। चलो पहले लिख लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम
रुपीज 10,000। अच्छा राम हमारा डेटर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशली लिखा है कैश रिसीव्ड, तो हम इसको बैंक में नहीं डाल सकते, हमको ये कैश में ही डालना पड़ेगा 10,000, और डेटर में से 10,000 को करना पड़ेगा माइनस। वेरी क्लियर। अब हमारे पास आएगी एक न्यू इक्वेशन, जो कि है 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000, क्योंकि 10,000 तो आ गया, प्लस 5,000 इज इक्वल टू 4,85,000 प्लस 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000। हो गया? लेट मी चेक। 1,30,000, 80,000, 12 लाख, 30,000, 40,000, 5,000, फिर 4,85,000, 9,80,000 एंड 20,000। चलो बहुत अच्छे, सारा आंसर टैली हो चुका और ये फाइनल आंसर है। और मैंने बोला था फाइनल आंसर है तो हम एक और लाइन बना देंगे। क्वेश्चन में दो चीजें बोली थी, पहली चीज के अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, दूसरी चीज बैलेंस शीट बनाओ। चलो भैया देख लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो अब हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। पहले हम लिखेंगे ऊपर बैलेंस शीट, और डेट क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, तो हम ऐसे लिख देते हैं बिजनेस कितने स्टार्ट किया, मनु, तो बैलेंस शीट ऑफ मनु। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, एक बनता है टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट देखो, मैंने टी बनाया, टी शेप अकाउंट, और इसके अंदर फिर एक यहां कॉलम और एक यहां कॉलम। यहां पे आती है लायबिलिटीज, अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस, क्योंकि सारी अमाउंट विल बी इन रुपीस। यहां पे लिखा जाता है एसेट, अमाउंट एंड ब्रैकेट में रुपीस। लेट मी चेंज द मार्कअप। हाँ, तो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब देखो एसेट हमारी क्या क्या है, कैश, बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर और एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट। बैलेंसेस हमारे पास है, कैश में लिखना है 1,30,000, देन 80,000, फिर 12 लाख, देन 30,000, देन डेटर का 40,000 एंड एक्रूड इनकम का 5,000। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा कैपिटल, क्योंकि हमने कैपिटल ही ऊपर लिखी है, तो कैपिटल का बैलेंस कितना है 4,85,000। देन आता है हमारा लोन फ्रॉम एसबीआई, 9 लाख का वो लोन है। फिर है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की बात करें तो 80,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे पास। और फिर है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसकी अमाउंट है 20,000। अब जरा फटाफट से इसको ऐड करो, मेरे को बताओ क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। चलो जल्दी 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 फटाफट से बताओ। $4,85,000, 9,80,000, 20,000, ये 9 लाख है, ठीक है। मैं इसको इसके नीचे ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो 3 जीरो है ये। फिर कैश, बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, एक्रूड। चलो फिर निकाल लिया होगा अब तक तो। 14,85,000 आंसर आ रहा है, दोनों ही साइड में इक्वल। बैलेंस शीट का यही फायदा है, दोनों ही साइड इक्वल आंसर आता है। अगर आंसर इक्वल ना है तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन कहीं गलत है, क्योंकि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है तो मतलब हमने तो पूरा क्वेश्चन भैया किया है सही। कांग्रेचुलेशंस। चलो तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए। अब कोई भी क्वेश्चन आए चैप्टर से आप फटाफट से कर लोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। और कुछ इसमें करने लायक है नहीं। मैंने आपको एक छोटा क्वेश्चन भी करा दिया, एक बड़ा क्वेश्चन भी करा दिया जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स है।
और बाकी इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रह जाती है बस, जिसमें वो लोग आपसे पूछते हैं ओनर्स कैपिटल वगैरह, उसको हम बाद में डील करेंगे, क्योंकि वो बाकी चैप्टर्स हम जैसे जैसे आगे करेंगे उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी स्पेशली उसके पे टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स हम वैसे भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 का काम तो यहीं पे ही होता है खत्म। लेकिन आपका काम अभी हुआ है शुरू। आपको अभी तक इस चैप्टर का घर पे जाके, खैर घर पे ही बैठे हो, आपको इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस बन पड़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कम टाइम है, सिलेबस ज्यादा कवर करना है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा रुको, वीडियो बंद करने से पहले और घर पे जाके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो एक काम जो आपको करना है वो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो आज का काम हम यही खत्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।